नमस्कार। परख के आज के अंक में हम एक कानून के बारे में बात करेंगे। यह कानून अभी हाल ही में राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया है। एक साल पहले मार्च 2020 में इसे लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया था, लेकिन एक साल तक यह कई कारणों से, विशेष रूप से संसद का सत्र छोटा होने के कारण चर्चा में नहीं आ पाया और अभी मार्च 2021 में राज्यसभा ने इसे पारित किया और 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी, इसको अनुमोदित कर दिया। तो अब यह कानून बन चुका है और यह जो कानून है वह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 है। और ये जो पूरा कानून है वह एक तरीके से जो एबॉर्शन का जो पूरा एक कानून हमारे देश में है उसके कुछ प्रावधानों को संशोधित करने से जुड़ा हुआ है। लेकिन और हम उन प्रावधानों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे भी जो ज़्यादा बड़ी बात है वह यह कि इससे हम अपने देश में संसद के भीतर कानून बनने की पूरी प्रक्रिया से जुड़े कुछ तत्वों पर भी विचार करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर कानून बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में लोकतंत्र के भीतर हमारी यह समझ होती है कि हमारे प्रतिनिधि संसद में होते हैं और वो नई परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाते हैं। आमतौर पर कानून बनाने की पहल कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव की तरफ से की जाती है और संसद में उस पर चर्चा होती है और उस चर्चा के दौरान अगर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर सामने आते हैं और कार्यपालिका उन मुद्दों को समायोजित करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए तैयार होती है तो उसे स्वीकार करती है। कई बार यह भी होता है कि जब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं तो उन मुद्दों पर विचार करने के लिए किसी बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाता है और भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं तो उन पर विचार करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब वन अधिकार विधेयक पेश किया गया था दिसंबर 2005 में, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जिसमें कि दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं और वह गहराई से बिल पे जो कि विवादास्पद माना जाता है उस पर विचार करते हैं और फिर वो अपने अनुशंसा देते हैं। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के संदर्भ में मिसाल के तौर पर ऐसा हुआ था। तो एक तरीके से एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें कि किसी बिल पर बहुत गहराई से विचार किया जा सकता है और यह कोशिश की जा सकती है कि जो सिविल सोसाइटी है या जो दूसरे समूह हैं उनके विचारों को जाना जाए और उनके विचारों के माध्यम से कानून को बेहतर बनाया जाए। मैं जो आज की हमारी चर्चा है उसके माध्यम से, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, उसके माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो एबॉर्शन से संबंधित जो कानून रहे हैं वो इस मौजूदा संशोधन कानून के बाद किस रूप में सामने आ जाते हैं। और उसके साथ ही मैं बस 2 या 3 आलोचनात्मक बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि इस कानून से संबंधित हैं और कानून बनने की पूरी प्रक्रिया से भी जुड़े हुए हैं। हमारे देश में सबसे पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में बना और जिसको कि MTP एक्ट भी कहा गया। और इसके पहले जो इंडियन पिनल कोड है 1860 का, उसके सेक्शन 312 में एबॉर्शन को एक क्रिमिनल एक्ट के रूप में देखा गया था और यह कहा गया था कि अगर मेडिकल रीज़न से मिसकैरेज होता है तो उसे एक हद तक स्वीकार किया जा सकता है डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन इसके अलावा अगर कोई जानबूझकर एबॉर्शन कराने का काम करता है तो वो एक कानूनन अपराध होगा। लेकिन बाद में जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पारित हुआ और उसमें 1964 में शांतिलाल शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसने यह प्रावधान करने की मांग की थी कि जो प्रेगनेंसी का जो एक अबॉर्शन होता है उसका अधिकार लोगों को मिलना चाहिए और इसे एक अपराध के रूप में हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। तो ये जो कानून बना था उसमें यह कहा गया था कि 12 हफ्ते तक का जो प्रेगनेंसी होती है उससे एबॉर्ट किया जा सकता है और उसके लिए एक सर्टिफाइड जो या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसके अनुमोदन की आवश्यकता होगी और 12 से और उसके बाद अगर जो 20 महीने तक का जो प्रेगनेंसी होती है उसे ख़त्म करने के लिए 2 डॉक्टरों 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होगी। बाद के दौर में कई तरह की समस्याएं न्यायपालिका के सामने आईं
और उन समस्याओं में जो प्रमुख समस्या थी वो ये थी कि कई बार अलग अलग कारणों से न्यायपालिका में यह केस गया कि ऐसा प्रावधान किए जाने की ज़रूरत है जिससे कि जो एक 20 हफ्ते के बाद का भी जो केस है उसमें एबॉर्शन करने की इजाज़त मिले। तो इस लिहाज से इस तरीके की कोशिश की गई और पहले भी कुछ प्रयास किए गए, यानी कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था उसमें 2002 में कुछ संशोधन किए गए, जिसमें कि ये जो पूरा एक डॉक्टरों के द्वारा एक मान्यता लेने की या एक अनुमति लेने की बात थी उसको डिसेंट्रलाइज्ड करने की बात कही गई। लेकिन अभी जो कानून बना है वो एक तरीके से इसे प्रगतिशील कानून के रूप में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि अब 12 की जगह 20 सप्ताह तक यह कहा गया कि गर्भधारण से 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए एक पंजीकृत या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय की ज़रूरत होगी। और उसके बाद यह कहा गया कि अगर जो प्रेगनेंसी है वह 20 से 24 सप्ताह तक की है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आवश्यकता होगी। और इसके बाद अगर जो एक प्रेगनेंसी है उसमें कुछ असामान्य सी स्थिति पैदा हो जाती है तो 24 हफ्ते के बाद भी गर्भ की समाप्ति के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय ली जा सकती है। और राज्य सरकार को एक मेडिकल बोर्ड के गठन करने का प्रावधान इस नए कानून में किया गया है, जिसमें कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट और चौथे स्तर पर राज्य द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे। और यह भी कहा गया है कि महिलाओं की जो विशेष श्रेणियां हैं उनके लिए गर्भकाल या गर्भावधि की सीमा 20 से 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। और इस विशेष श्रेणी के लिए एमटीपी नियमों में संशोधन के तहत इन्हें आगे परिभाषित किया जाएगा और इसमें दुष्कर्म तथा अनाचार से पीड़ित महिलाओं तथा अन्य कमज़ोर महिलाओं जैसे दिव्यांग महिलाओं और नाबालिगों आदि को शामिल किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि गर्भ समाप्त करने वाली किसी महिला का नाम और अन्य विवरण कानून में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। और इसके बाद जो एक प्रमुख प्रावधान इस पूरे एक नए कानून में आता है वह यह है कि जो अविवाहित महिलाएं हैं उन पर भी यह लागू होगा। जो 1971 का कानून था उसमें एक रिग्रेसिव धारा भी थी, एक प्रतिगामी धारा थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो अकेली महिला है उसको वो इस आधार पर एबॉर्शन करने की मांग नहीं कर सकती है कि जो गर्भ निरोधक हैं वो विफल रहें और इसी कारण से वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अब यह प्रावधान किया गया है कि अविवाहित महिलाएं भी इस तरीके की तर्क को या एकल महिलाएं भी इस तरह के तर्क को सामने रख सकती हैं। अब इसमें जो प्रमुख बात सामने आई जब इस पूरे कानून पर चर्चा हो रही थी, इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी राज्यसभा में, तो वहाँ पर सदस्यों ने कई तरह के मुद्दे उठाए और उन्होंने यह कहा कि इसे सेलेक्ट कमेटी को दे दिया जाना चाहिए। एमी याग्निक जो कि कांग्रेस की एक सदस्य हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि इसमें जो महिलाएं हैं जो कि एक स्टेक होल्डर्स के रूप में हैं उनसे ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। फौजिया खान जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की हैं उन्होंने यह कहा कि इसमें ट्रांसजेंडर को इस पूरे कानून की रूपरेखा में सम्मिलित नहीं किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है जिसे कि कई सांसदों ने उठाया, जिसमें बिनोय विश्वम जो कि सीपीआई के सांसद प्रमुख हैं, उन्होंने उसमें यह कहा गया कि जो महिलाओं की एक जो पूरी स्वायत्तता की बात है उसकी उपेक्षा की गई है इस कानून में। और इसी तरीके से कई अन्य मुद्दों को उठाया गया, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये थी कि जो हमारे देश के अलग अलग हिस्से हैं उन अलग अलग हिस्सों में हम यह देख सकते हैं कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वो उतनी बड़ी संख्या में मौजूद नहीं हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी महिला को एबॉर्शन के लिए अनुमति लेनी हो तो उसे उस तरीके के डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तीनों स्तरों पर जो पहले के कानून में था, अब इसमें थोड़ी सी ढील देते हुए भी तीनों स्तरों पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो अनुमति लेने का प्रावधान रखा गया है वह एक तरीके से जो महिलाओं की अपनी ऑटोनॉमी है या अपनी सेक्सुअलिटी है उस पर
स्टेट के कंट्रोल को कायम रखता है या उसे मजबूती ही प्रदान करता है। महिलाएं खुद से यह फैसला लेने में अभी भी पूरी तरीके से समर्थ नहीं हैं कि वो अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना चाहती हैं, और इसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी जो कि राज्य के एक प्रतिनिधि के रूप में जो डॉक्टर होंगे वो उन्हें प्रदान करेंगे। तो यह भी एक तरीके से महिलाओं के ऊपर नियंत्रण रखने वाला प्रावधान के रूप में देखा गया है। लेकिन जो ज़्यादा मज़ेदार बात है वो यह कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उन्होंने इस मांग को तो पूरी तरीके से नकार दिया कि इस कानून को पर विचार करने के लिए इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की ज़रूरत है, बल्कि इसके स्थान पर उन्होंने यह कहा कि अलग अलग स्तरों पर हमने पहले से ही विचार कर लिया है, मंत्रियों के समूह ने विचार कर लिया है, एथिक्स कमेटी ने विचार कर लिया है, तो अब इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यह काफ़ी हद तक जो कृषि संबंधी कानून बने हैं उसी की तरह का तर्क है, जहां पर कि यह बात लगातार सरकार के द्वारा कही गई कि हमने बहुत सारे किसानों से बातचीत कर ली है। पहले ऑर्डिनेंस लाया गया और फिर यह दावा किया गया कि बहुत सारे किसानों से बातचीत कर ली गई है। रविशंकर प्रसाद ने तो ऐसे किसानों की संख्या लाखों में बता दी। तो ये जो एक पूरी प्रवृत्ति हम देख रहे हैं सरकार के स्तर पर, जिसमें कि जो मुद्दे सामने आते हैं किसी कानून के बारे में, और जिस कानून की आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में तो जागरूकता बहुत ही कम है, तो लेकिन उससे संबंधित मुद्दे बहुत ही गंभीर हैं क्योंकि ये प्रत्येक महिला के जीवन को प्रभावित करेंगे। लेकिन ऐसे मुद्दों पर भी महिलाओं को जागरूक करना और उनकी राय लेना इस सरकार के द्वारा उसको महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। तो ये एक तरीके से पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सीमा को ही दिखाता है, और यह जो एक नया कानून बना है उस कानून से जो महिलाओं का जीवन है उस पर राज्य का नियंत्रण बढ़ेगा ही। और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो एक भ्रूण हत्या की बीमारी हमारे समाज में है, ख़ासतौर पर जब भ्रूण के जांच के बाद यह पाया जाता है कि उसमें लड़की है, तो वो बीमारी इस कानून से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता इस कानून में रख दी गई है। तो यह जो एक पूरी सोच है वह भी बिल्कुल सही साबित नहीं होगी, बल्कि उसके लिए ज़रूरत यह है कि समाज में गहरे स्तर पर जागरूकता लाई जाए और जो कानून हैं उनको विकेंद्रित रूप से सख्ती के साथ लागू किया जाए, यानी कि गाँव के स्तर तक इसके बारे में जागरूकता हो और लोगों के भीतर कानून का डर भी हो। इन सब से परे अगर एक बार फिर से हम कानून बनने की पूरी प्रक्रिया पर विचार करें तो हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के बेहतर होने के लिए यह ज़रूरी है कि वहाँ पर प्रत्येक मुद्दे पर खुलकर विचार विमर्श हो। विशेष रूप से जो संसद में कानून बन रहे हैं उन कानूनों को पारित करवाना और उनको ज़बरदस्ती लागू कराने को सरकार, जिसके पास की बड़ा बहुमत हो, अगर वो उसे अपने अहम का मुद्दा बना लेती है तो यह लोकतंत्र के लिए घातक होता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसी दिशा में हम आगे बढ़ें जहां पर संसद में बनने वाले कानूनों पर सिविल सोसाइटी में और समाज के ऐसे अन्य तबकों में जो कि सिविल सोसाइटी का भाग कई बार नहीं माने जाते हैं, उनके भीतर गहराई से चर्चा हो, उनकी राय को महत्व दिया जाए। और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम एक बेहतर लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। दुर्भाग्य से मौजूदा समय में ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। परख की इस चर्चा को मैं यही विराम दूंगा। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।